अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे, खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इम्तिहान की तैयारियों में जुटे हुए होंगे। एक प्यारी बच्ची का कमेंट आया था कि सर दबिस्तान लखनऊ हमारे समझ में नहीं आया है, तो आप इसे समझा दीजिए। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, दबिस्तान लखनऊ एक नज़र में, ठीक है। तो टोटली 6 पेज का ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीन आ रही है, इस तरह की 6 टोटल स्क्रीन में आपका पूरा ये वीडियो बनेगा, ठीक है। इस 6 पैनल में से, इस 6 स्लाइड में से अगर आप 3 स्लाइड भी याद रख पाएँ, 2 से 2.5 स्लाइड भी अगर आपने एग्ज़ाम में लिख दी तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। पहले मैं आपको 6 स्लाइड पढ़कर सुना देता हूँ और स्लाइड के बाद में एक बार में सिर्फ मैं आपको 1 मिनट में पूरी कहानी समझा दूँगा कि आखिर मैटर है क्या, दबिस्तान लखनऊ किस शय का नाम है, किस चीज़ का नाम है, आपको क्या एग्ज़ाम में लिखना है। पहले आपको ढंग से सुननी है सारी बात और कोशिश करनी है कि आप इनमें से कितनी बातों को याद रख पाते हो, कितनी बातें आप कैच कर पाते हो, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं नाम बताता हूँ, दबिस्तान लखनऊ। लखनऊ आप जानते ही हैं, ठीक है। लखनऊ के बारे में आप जानते ही हैं, लखनऊ के बारे में नहीं बताऊँगा। दबिस्तान का मतलब होता है स्कूल, दबिस्तान का मतलब होता है स्कूल। तो उर्दू की 2 स्कूलें हुई हैं, उर्दू की 2 स्कूल्स हुई हैं, एक दबिस्तान लखनऊ, एक दबिस्तान दहली। दबिस्तान दहली पुरानी है, दबिस्तान लखनऊ बाद में आई है, ठीक है। तो हम एक स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ से बड़े बड़े शायरों ने जन्म लिया है, बड़े बड़े शायर ने जहाँ पर पढ़ाई की है। आप इस तरह इस बात को समझ सकते हैं। तो पहले मैं 1 बाय 1 सारी स्लाइड पढ़ देता हूँ, आप कोशिश करें इन बातों को सुनने की और समझने की। उसके बाद में पूरी स्लाइड के बाद में लास्ट में आपको 1 मिनट में सारी बात बता दूंगा कि आखिर दबिस्तान लखनऊ, जब आपका टॉपिक दे दिया जाए कि दबिस्तान लखनऊ पर तनकीदी जायज़ा लीजिए, दबिस्तान लखनऊ पर रोशनी डालिए, कुछ भी आपको सवाल किया जा सकता है, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? आप उसका जवाब ऐसे देंगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, दबिस्तान लखनऊ की तहज़ीब व माशरत दबिस्तान दहली से बिल्कुल अलग है। यानी दबिस्तान दहली अलग स्कूल है और दबिस्तान लखनऊ अलग स्कूल है, ठीक है। दिल्ली की मुआशी और इक़्तिसादी हालत बहुत ख़राब थी। जब से उर्दू परवान चढ़ी, दहली हर किस्म की आफतों का निशाना बनती रही। यही वजह है कि जाफ़र जटली से लेकर गालिब और दाग तक तमाम मुमताज़ शुअरा शहर आशूब लिखते रहे, ठीक है। यानी धीरे धीरे जैसी दिल्ली के हमारे मुल्क की राजधानी रही है, हमारे मुल्क की क्या रही है? राजधानी रही है। तो तब ज़्यादातर आक्रमण, ज़्यादातर हमले यहीं पर हुए हैं, ठीक है। अंग्रेज़ भी यहीं पर आए हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मुल्क की हालत हमेशा ज़्यादा ख़राब रही है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी किसको हुई है? दिल्ली को हुई है सबसे ज़्यादा। तो धीरे धीरे दिल्ली के हालात ख़राब होते गए। बहादुर शाह ज़फ़र के दर्द भरे नाले उसके गवाह हैं। ऐसे हालात में जबकि बादशाह से लेकर फ़कीर तक माशी बदहाली में गिरफ़्तार हों, रोज़ रोज़ इनकलाब होते रहे हों, ऐसे मुकाम के बाशिंदों पर मायूसी और नाकामी का होना लाजमी है। इसके बरखिलाफ़ लखनऊ में तमाम तरह की सहूलतें फराहम की जा रही थीं। ऐश व इशरत का बाज़ार गर्म था, इसलिए वहाँ के लोगों में सरमस्ती और रंगीन मिजाजी का होना लाजमी था। उनका नज़रिया ज़िंदगी के मुताल्लिक़ मुस्बत था। ये भी कहा जाता है कि दिल्ली में तबाही थी तो लखनऊ में तामीर व तरक्की। इसलिए ये भी कहा जाता है कि दिल्ली की शायरी आहो गम की शायरी है और लखनऊ की शायरी वाह और खुश मिजाजी की शायरी है। क्यों? दिल्ली के हालात ख़राब थे, दिल्ली में आए दिन झगड़े, फसाद, इनकलाब, क्रांतियाँ, आंदोलन हो रहे थे। तो इसलिए दिल्ली के हालात हमेशा बुरे रहे थे। इसलिए दिल्ली के जो शायर थे वो हमेशा दर्द व गम की शायरियाँ लिखते थे, ठीक है। इनकलाब की शायरियाँ लिखते थे, दर्द भरी शायरियाँ लिखा करते थे। उनकी गज़लें, उनकी नज़में ऐसी हुआ करती थी। जबकि लखनऊ में ना कोई इनकलाब था, ना ही कोई क्रांति थी, ना कोई हालात थे। वहाँ पर नवाब लोग रहा करते थे, ठीक है। ऐश व इशरत का बाज़ार गर्म था, बहुत पैसे वाले लोग थे, मज़े करते थे, ज़िंदगी के मज़े लिया करते थे। तो ऐसे टाइम में यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो लखनऊ की जो शायरियाँ थी बहुत ही आसान, इश्क व मोहब्बत में डूबी हुई, सरमस्ती में यानी मस्तियों में डूबी रहने वाली इश्क व मोहब्बत की शायरियाँ, ज़िंदगी की आराम वाली शायरियाँ लिखी जाती थी। आप समझ गए? तो दिल्ली का हालात कैसे थे और लखनऊ के हालात कैसे थे। दबिस्तान दिल्ली की शायरी में रूहानी या दिली जज्बाती की कार फरमाई है और लखनऊ में ज़ाहिरी हुस्न और सरापा का जिक्र है। दिल्ली की शायरी रूहानी है, यानी जिस्म की रूह को लेकर रूह को खुदा से जोड़ती है।
रूहानी शायरी है, यानी खुदा को जोड़ने वाली, खुदा के हुस्न की, खुदा की तारीफ़ की शायरियाँ लिखी जाती हैं। जबकि लखनऊ की जो शायरियाँ हैं वो कैसी है, इंसानी शायरी, हुस्न की शायरी और ख़ूबसूरती की शायरियाँ लिखी गई हैं। दहली की शायरी के लिए दिल गुदाज होना ज़रूरी है, जबकि लखनऊ में सिर्फ़ तबीयत का मौजू होना। दिल्ली के शुअरा ने हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं किया, उनकी शायरी दाखिली है, इसलिए उनके यहाँ रूहानी और तसव्वुफ़ाना मज़ामीन ज़्यादा नज़र आते हैं। तसव्वुफ़ कहते हैं, तसव्वुफ़ बना है सूफ़ी से, तसव्वुफ़ बना है सूफ़ी से। सूफ़ी समझ गए ना, सूफ़ी आप समझते हैं ना। सूफ़ी का मतलब जिन लोगों को खुदा से ताल्लुक़ होता है, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा की मोहब्बत में डूबे रहते हैं, उसे सूफ़ी कहते हैं। तो दिल्ली की जो शायरियाँ थी वो सूफ़ियाना शायरी हैं, इंसान को खुदा से जोड़ती है, खुदा की मोहब्बत से जोड़ती है। उसके बरक्स यानी उसके जस्ट अपोजिट लखनऊ की शायरी में सरापा निगारी और मामला बंदी तक शुअरा महदूद नज़र आते हैं। लखनऊ को मशरिकी तमद्दुन का आखिरी नमूना करार दिया जाता है। दरअसल लखनवियत दहलीवियत के मुकाबले शेर व शायरी का एक दूसरा रुख है। एक दूसरा रुख समझ से सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, तो उस तरह ये दूसरा रुख है। ये दोनों शायरियाँ, ये दोनों स्कूल अब दूसरे में क्या अपोजिट हैं बिल्कुल। दहली के वो शुअरा जो लखनऊ आ गए थे, वहाँ की खुशहाली से मुतासिर हुए, प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सके। 1765 में शुजाउद्दौला ने फैज़ाबाद को दारुल हुकूमत बनाया, यानी राजधानी बनाया। उसकी तामीर में लाखों रुपए खर्च किए। आसिफ़ुद्दौला ने 1775 में लखनऊ को अपना दारुल हुकूमत बनाया, यानी राजधानी बनाया, तो वो तमाम शान और शौकत लखनऊ में मुंतकिल हो गई। सारे ऐश व आराम कहाँ हो गए, लखनऊ में मुंतकिल हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। आसिफ़ुद्दौला से लेकर वाजिद अली शाह तक के ज़माने का लखनऊ एक रंगीन ख्वाब था, इसलिए यहाँ के लोगों में रंगीन मिजाजी और रंगीन ख्याली रच बस गई थी। इस माहौल ने वहाँ के शुअरा के ख़यालात को भी आलूदा कर दिया। आलूदा कहते हैं प्रदूषित, आलूदा का मतलब होता है प्रदूषित कर दिया, पॉल्यूटेड कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता फहाशी एक मुस्तकिल सिन्फ बन गई और फहश गोई और नस्वानियत से मिलकर रेख्ती की बुनियाद पड़ी। अब रेख्ती क्या होता है, रेख्ती में औरतों के एहसासात और जज्बात को उन्हीं की ज़बान और मुहावरों में पेश किया जाता है। औरतों की बातें, औरतों की लिखी गई शायरियाँ और औरतों के तरीक़ों से ये रेख्ती कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में कभी डिटेल में और कोई वीडियो बनाएंगे। तो रेख्ती का ज़माना स्टार्ट हुआ कहाँ से, लखनऊ से। क्यों, वहाँ पर ऐश व आराम था, नवाब लोग थे, ऐश व आराम था, लोग सिर्फ अय्याशियत में दिन गुजार रहे थे। तो ऐसे में वहाँ की शायरियाँ भी ऐसी होंगी, ठीक है। एक औरत की खूबसूरती के बारे में, उसके रुखसार कैसे हैं, उसके बाल कैसे हैं, उसकी चाल चलन कैसी है, हिरनी की जैसी चलती है, हिरनी की जैसी चलती है, नागिन सी उसकी आंखें हैं, और क्या क्या उसके बाल देखो जैसे कोई ऐसे काली घटाएं हैं। तो ये जो शायरियों में अल्फाज है ना, ये सारे लखनऊ से आए हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ऐश व आराम वाले थे। दबिस्तान लखनऊ के शुअरा ने अपनी तमाम तवज्जो ज़ाहिरी खूबसूरती पर सर्फ की, यानी खर्च की। अंदरूनी एहसासात और जज्बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। इंसान की दिली कैफियत भी होती है, फीलिंग्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, भाव नाम की भी कोई चीज़ होती है, उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। सिर्फ ऊपर ऊपर की खूबसूरती को बयान किया है। तकल्लुफ़, तुसना और लखनवी तहज़ीब व माशरत में ज़्यादा फ़ाक़ियत दी गई। नासिख को लखनवी शुअरा में उस्ताद माना जाता है। ये लाइन याद रखना कि लखनवी शुअरा का उस्ताद किसे माना जाता है, नासिख को माना जाता है। उन्होंने इस्लाही ज़बान की तहरीक शुरू की। उसके पेश नज़र उन्होंने हिंदी और संस्कृत के अल्फाज को खारिज करके फ़ारसी और अरबी के अल्फाज को जगह दी, ठीक है। संस्कृत हटा दी, दूसरी ज़बानें हटा दी और अरबी और फ़ारसी के अल्फाजों को शायरियों में ऐड करना, जोड़ना शुरू किया। दबिस्तान दहली के शुअरा ने हिंदी और दूसरी ज़बानों से भी इस्तिफ़ादा किया, लेकिन लखनवी शायरी ने इस्लाही ज़बान के नाम पर अरबी और फ़ारसी को अव्वलियत दी, यानी उसे प्रायोरिटी दी। लखनवी शुअरा की एक ख़ुसूसियत ये भी है कि उन्होंने लुग़त पर ज़्यादा तवज्जो दी, लुग़त यानी डिक्शनरी, और उसी के मुताबिक ज़बान की अदायगी पर ज़ोर दिया। जबकि दहली के शुअरा ने मुरवजा ज़बान पर ज़्यादा तवज्जो दी, यानी जो लोकल ज़बान बोली जाती थी, जो आम ज़बान बोली जाती थी, उस पर ज़्यादा ज़ोर दिया था। दबिस्तान लखनऊ में मरसिया को ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हुआ। अनीस और दबीर ने, मिर्ज़ा अनीस और मिर्ज़ा दबीर
ने इस सिन्फ को तरक्की दी और मरसिए को रोने और रुलाने से निकाल कर नई शक्ल अता की। मदरसा लखनवी मिजाज ने मौसीकी और रक़्स को ख़ास तौर से अपनाया। मौसीकी कहते हैं गायकी को, मौसीकी यानी संगीत, और रक़्स कहते हैं नाचने को, ठीक है। तो उन्होंने अपनाया इस चीज़ को ख़ास तौर पर अपनाया, जिसकी वजह से ड्रामाई नज़्म की बुनियाद डाली गई। दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ में ख़ास फ़र्क ज़बान का है। दिल्ली में बाज़ अल्फाज जो मुअन्नस बोले जाते थे, लखनऊ में मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि दबिस्तान दहली की शायरी दाखिली शायरी है और दबिस्तान लखनऊ की शायरी में महबूब की ज़ाहिरी सूरत या सरापा को बयान किया गया है। अपना असली इससे ये कहा जा सकता है कि दोनों दबिस्तानों की अपनी अपनी शनाख्त है, जिसकी वजह से दोनों में इम्तियाज़ किया जाता है। दोनों की अपनी अपनी जगह इज़्ज़त है, दोनों में अपना अपना ख़ास फ़न है दोनों का। अब आप देखिए, अगर दबिस्तान लखनऊ के बारे में आ जाए तो एक बार आप वीडियो को एक बार की जगह 2 बार रिपीट करके सुन लेंगे। ज़्यादा 10-12 मिनट का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 बार करके रिपीट करके सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे दबिस्तान लखनऊ चीज़ क्या है। अब मैं आपको फिर रिपीट करके सारी बात बता देता हूँ बहुत स्पीड से। दहली में सबसे पहले शायर हुए सबसे ज़्यादा, ठीक है। कहाँ हुए? दहली में हुए। सारे शायरों का एक ग्रोह बना, एक शायरों का एक समूह हुआ। वो लोग जो शायरियाँ लिखते थे, लेकिन दहली के हालात ख़राब थे, दहली के हालात ख़राब थे, दहली की स्थिति ख़राब थी। आए दिन आक्रमण होते थे, आए दिन हमले होते थे, आए दिन अंग्रेज़ों की हालात ख़राब, अंग्रेज़ों के हमले हो रहे हैं, कभी किसी बादशाह के हमले हो रहे हैं। ऐसे करते करते वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे थे। तो वहाँ के जो शायर थे हमेशा दर्द व गम की शायरियाँ लिखते थे, दर्द में डूबी हुई शायरियाँ लिखते थे, ठीक है, कि कैद में पड़े हैं, इस ग़ुलामी में जी रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें, रोने वाली रुलाने वाली शायरियाँ लिखते थे वहाँ के शायर। फिर क्या हुआ, लखनऊ के जो शायर थे, लखनऊ में अच्छे आराम थे, वहाँ पर ना कोई हमला था, ना कोई झगड़ा था, ना कुछ था। नवाब लोग थे, मज़े करते थे, खाते पीते ऐश करते थे, कोठा वगैरह सब समझते ना आप, ये सब चीज़ें वहाँ पर ऐश करते थे। तो वहाँ पर जो शायर होते थे उनके पास कुछ थीम ही नहीं थी, वहाँ तो बस उनके पास कोई थीम नहीं थी, रोने रुलाने की चीज़ ही नहीं थी। तो उन लोगों ने जो शायरियाँ लिखी वो कैसी थी? वो थी महबूब की खूबसूरती की। कभी उसके लबों की खूबसूरती बयान कर दी, कभी उसके बालों की खूबसूरती बयान कर दी, उसके चाल चलन की, उसकी बातों की मिठास की खूबसूरती बयान कर दी। उन बातों को ही अपनी शायरी में इस्तेमाल करते थे। ये पहला फ़र्क हो गया। दूसरी बात, अब दहली के हालात ख़राब थे, तो रोने रुलाने की जो शायरी होती है, रोने का मतलब होता है मातम करना, रोना मातम करना, और मरसिया एक सिन्फ है शायरी की, उसमें सिर्फ रोने रुलाने का ही, मातम करने का ही जिक्र होता है। पर मिर्ज़ा अनीस उदबीर ने इस चीज़ को उससे ऊपर उठाया, रोने रुलाने से क्या किया? ऊपर उठाया। ये इसकी दूसरी खासियत है। तीसरा, महबूब की खूबसूरती करने का मतलब है धीरे धीरे यहाँ पर औरतों की शायरी औरतों के तरीके से और औरतों की तरह ही लिखी जाने लगी, बोली जाने लगी। तीसरी बात, दबिस्तान दहली में क्या होता था, जिन लफ्ज़ों को मुअन्नस बोला जाता था, यानी जिन लफ्ज़ों को स्त्रीलिंग में बोला जाता था, दबिस्तान लखनऊ में उनको क्या मुज़क्कर बोला जाने लगा, यानी पुरलिंग के यूज़ में किया जाने लगा, ठीक है। और दबिस्तान दहली के जो शायर थे वो टकसाली ज़बान का इस्तेमाल करते थे, दहली की जो खड़ी बोली है उसका इस्तेमाल करते थे, है ना, हिंदी का इस्तेमाल करते थे, संस्कृत का इस्तेमाल करते थे, अपनी शायरियों में इनका इस्तेमाल कर लिया करते थे। लेकिन लखनऊ वाले थोड़े ज़्यादा ही अपने आप को अव्वलियत देते थे, अपने आप को बड़ा चढ़ा कर बताते थे। तो उन्होंने क्या किया, फ़ारसी के और अरबी को लफ्ज़ों को किस में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? उर्दू की इन शेर व शायरी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अरबी और फ़ारसी के लफ्ज़ कहाँ से शुरू हुए? लखनऊ से स्टार्ट हुए। कहाँ से? दबिस्तान लखनऊ से। इस तरह की चंद बातें जो आप अपने दिमाग में इन बातों से इकट्ठा कर सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि दबिस्तान लखनऊ और दहली में क्या फ़र्क है। अगर आपसे दबिस्तान दहली के बारे में पूछा जाए तो उसका वीडियो अलग से है, और दबिस्तान लखनऊ के बारे में पूछा जाए तो आपको दहली की कुछ बातें बता देनी है और ये बताना है कि दहली से लखनऊ इस तरह अलग था, दबिस्तान दहली से दबिस्तान लखनऊ इस तरह अलग था। अगर आपने ये जो 6 पैनल का मैंने पूरा वीडियो बनाया है, इस 6 में से अगर आपने 2.5-3 पैनल भी अगर आपने लिख दिए तो ऑलमोस्ट आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, अगर आप उन खास बातों को चुन सकते हैं, समझ सकते हैं और पॉइंट आउट कर सकते हैं। मेन बात मैंने आपको बता दी है कि दहली के हालात ख़राब थे, इसलिए रोने पीटने मातम करने वाली शायरियाँ लिखी जाती थी, और
लखनऊ की रईसाना ज़िंदगी थी, ऐश व आराम में लोग रहा करते थे, तो यहाँ की शायरियों में ऐश व आराम और हुस्न इश्क की महबूब की शायरियाँ लिखी जाती थी, जबकि दहली में सूफ़ी शायरियाँ लिखी जाती थी, तसव्वुफ़ की शायरियाँ लिखी जाती थी, रूहानी शायरियाँ लिखी जाती थी, जो इंसान को खुदा की मोहब्बत और खुदा की तारीफ़ के लिए शायरियाँ लिखी जाती थी। जबकि लखनऊ में एक औरत की या महबूब की खूबसूरती और महबूब की तारीफ़ की शायरियाँ यहाँ पर लिखी जाती थी। ऐसी चंद बातों को अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा, ताकि मेरी बात उन दोस्तों तक भी पहुंच सके और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल कर सके। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।